नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो बेहद दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम गोता लगाएंगे प्राचीन भारतीय दर्शन में, विशेष रूप से मीमांसा में। मीमांसा में ना ग्रंथों को समझने और उनकी सटीक व्याख्या करने का एक ऐसा कमाल का तार्किक ढांचा तैयार किया गया था जो आज भी हैरान कर देता है। सोचिए, यह सिर्फ कोई पुराना इतिहास नहीं है, बल्कि लॉजिक या तर्क का एक बहुत ही शानदार और मजबूत सिस्टम है, जो हमें बताता है कि जब नियमों के बीच टकराव हो तो असल सत्य तक कैसे पहुंचा जाए। तो हमारे सामने सबसे बुनियादी और बड़ा सवाल ये आता है कि जब किसी प्राचीन ग्रंथ को पढ़ते समय दो अलग-अलग नियम आपस में टकरा जाएं, तो जीत किसकी होगी? मतलब किसे सही माना जाए? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ी दार्शनिक और कानूनी पहेली हुआ करती थी। प्राचीन विद्वानों को इस तरह के विरोधाभासों को सुलझाने के लिए एक ऐसी अचूक व्यवस्था चाहिए थी जिसमें कोई भी गलती ना हो। तो आइए इसी उलझी हुई पहेली को एक-एक करके सुलझाते हैं। तो आज की इस चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम स्वतंत्रता के नियम को समझेंगे, फिर जानेंगे कि इस रेस में प्रतिस्पर्धी कौन है। उसके बाद प्रत्यक्षता की गति, फिर अनुमान के कारण होने वाला विलंब, अलगाव के चरण और अंत में हम देखेंगे कि अंतिम सर्वोच्चता किसे मिलती है। घबराइए मत, इन भारी भरकम शब्दों को हम बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं पहले खंड से, स्वतंत्रता का नियम। ये नियम समझ लीजिए पूरी मीमांसा का आधार है। मीमांसा के शक्तिशाली संस्कृत श्लोक पे जरा गौर कीजिएगा। नापेक्षा यस्य यत्रास्ति सा तस्माद् बलवान भवेत्। सुनने में भारी लगता है ना, लेकिन असल में यह भौतिकी के किसी अटल नियम जैसा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो स्वतंत्र है वही सबसे ज्यादा ताकतवर है। अगर किसी बात को या व्याख्या को अपना अर्थ साबित करने के लिए किसी बाहरी सहारे या अनुमान की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो उसकी ताकत को कोई और चुनौती दे ही नहीं सकता, खासकर वो नियम जो खुद दूसरों पर टिका हो। इसे अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो स्वतंत्रता का मतलब ही शक्ति है। इसे ऐसे समझिए, जैसे अगर कोई छड़ी बिना किसी सहारे के खड़ी नहीं रह सकती और गिर जाती है, वैसे ही जो व्याख्या किसी दूसरे संदर्भ या अनुमान के भरोसे बैठी हो, वो तो स्वाभाविक रूप से कमजोर ही होगी ना। वो कभी भी उस नियम को नहीं हरा सकती जो अपने पैरों पर मजबूती से पूरी तरह स्वतंत्र खड़ा हो। अब आते हैं दूसरे खंड पर, जहां हम जानेंगे कि आखिर मैदान में वो कौन से प्रतिस्पर्धी तत्व हैं जो आपस में टकरा रहे हैं। यहां मुकाबला है श्रुति और लिंग के बीच। इस दौड़ का पहला और सबसे प्रमुख खिलाड़ी है श्रुति। इसे आप प्रत्यक्ष कथन मान सकते हैं। श्रुति बिल्कुल एक सीधे शानदार एक्सप्रेसवे की तरह है। यह बिना किसी मोड़, बिना किसी रुकावट के सीधे सीधे बात को उसके असली अर्थ से जोड़ देती है। श्रुति को समझने के लिए आपको इधर उधर दिमाग दौड़ाने या कोई और अनुमान लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो लिखा है वही अर्थ है, एकदम साफ। और दूसरा खिलाड़ी है लिंग, जिसका मतलब है सांकेतिक शक्ति। अब देखिए, अगर श्रुति एक सीधा हाईवे है तो लिंग एक घुमावदार रास्ता है। मतलब इसके पास मंजिल तक पहुंचाने या अर्थ बताने की क्षमता तो है, लेकिन ये सीधे सीधे अपना अर्थ नहीं बताता। इसे अपने असली मतलब तक पहुंचने के लिए थोड़ा तर्क और अनुमान का चक्कर काटना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप ट्रैफिक में फंस गए हों और आपका जीपीएस आपको कोई दूसरा लंबा रास्ता दिखा रहा हो। अगर हम इन दोनों को आमने सामने रखकर देखें तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि श्रुति का पलड़ा भारी क्यों है। श्रुति एकदम आज़ाद है, आत्मनिर्भर है और बिना समय गंवाए सीधे निशाने पर वार करती है। वहीं दूसरी तरफ लिंग निर्भर है। उसे अपना मतलब साबित करने के लिए एक तार्किक छलांग लगानी ही पड़ती है। और यही वो बुनियादी फर्क है जो तय करता है कि कौन ज्यादा ताकतवर है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ और देखते हैं कि रियल टाइम में ये रेस काम कैसे करती है। बात करते हैं प्रत्यक्षता की गति की। इस पूरी दार्शनिक बहस को ना आप एक रेस यानी दौड़ की तरह सोचिए। मीमांसा में मुख्य लक्ष्य होता है विनियोग तक पहुंचना। विनियोग का मतलब है किसी नियम या मंत्र का उसकी सही जगह पर इस्तेमाल होना। जो नियम सबसे तेज गति से दौड़कर इस विनियोग रूपी फिनिश लाइन को पार कर लेता है, बस वही इस दौड़ का चैंपियन बन जाता है। मूल ग्रंथ का यह हिस्सा वाकई बहुत दिलचस्प है। यहाँ साफ तौर पर कहा गया है कि मीमांसा में नियम की ताकत को भौतिक दूरी और समय की देरी से मापा जाता है। इस देरी को विप्रकर्ष कहा जाता है। मतलब
नियम लागू होने में जितनी ज्यादा देरी होगी या उसे जितने ज्यादा घुमावदार रास्ते तय करने पड़ेंगे, वो नियम उतना ही कमजोर माना जाएगा। सीधी सी बात है, जो लेट हुआ वो कमजोर हुआ। तो फिर श्रुति ये दौड़ जीतती कैसे है? इसका राज है कि श्रुति अत्यंत शीघ्रतरम काम करती है, यानी एकदम बुलेट ट्रेन की स्पीड से। वो सीधे जाकर विनियोग की कुर्सी पर कब्जा कर लेती है। जब तक कोई दूसरा नियम सिर्फ अनुमान लगाने में अपना दिमाग खपा रहा होता है, तब तक श्रुति अपना काम करके बैठ चुकी होती है। ये इतनी फास्ट है कि धीमे चलने वाले नियमों के होने या ना होने से इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। खंड 4, अनुमान का विलंब। अब देखते हैं कि उन नियमों का क्या होता है जो सीधे रास्ते से नहीं चलते। यहां एंट्री होती है विप्रकर्ष की, यानी दूरी या देरी की। जब कोई नियम सीधा अर्थ नहीं दे पाता तो उसे एक पल के लिए रुकना पड़ता है, ताकि वो प्रत्यक्ष कथन का अनुमान लगा सके। और आप तो जानते ही हैं, रेस में रुकने का मतलब है समय की बर्बादी। व्याख्या की इस रेस में जहां सिर्फ फिनिश लाइन तक पहुंचना ही सब कुछ है, ये छोटा सा विलंब भी उस नियम के लिए जानलेवा साबित हो जाता है। और इसी देरी की वजह से लिंग को बेचारे को बहुत पसीना बहाना पड़ता है। लिंग सीधे जाकर कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, उसे पहले एक श्रुति यानी प्रत्यक्ष कथन का अनुमान लगाना पड़ता है। इस लंबी और थकाऊ प्रोसेस की वजह से यह बहुत चिरेण यानी बहुत देरी से हाँफते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचता है। और जब तक ये वहां पहुंचता है, क्या देखता है? श्रुति ने तो पहले ही वो जगह घेर ली है। बस इतनी सी देरी की वजह से लिंग लागू होने की अपनी पूरी शक्ति गंवा बैठता है। खंड 5, अलगाव के चरण। चलिए अब देखते हैं कि पूरा गणित आगे कैसे काम करता है। ये देख के सच में बहुत हैरानी होती है कि हमारे प्राचीन दार्शनिक ग्रंथ भाषा और व्याख्या को समझने के लिए कितनी सटीक और गणितीय अप्रोच इस्तेमाल करते थे। किसी भी नियम को अपने अर्थ तक पहुंचने में कितने कदम चलने पड़ते हैं? 1, 2, 3, 4 या 5। बस यही तय करता है कि वो कितना ताकतवर है। सत्य से जितने ज्यादा कदम दूर, वो नियम उतना ही कमजोर। सिंपल मैथ है। उदाहरण के लिए चलिए वाक्य यानी वाक्य संदर्भ की लंबी और उबाऊ यात्रा को ही देख लेते हैं। मतलब इसे लागू होने से पहले इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं कि क्या बताएं। पहले शब्दों का आपसी संबंध खोजना है, फिर लिंग का अनुमान लगाना है, उसके बाद श्रुति का अनुमान लगाना है, और तब कहीं जाकर ये अनुप्रयोग तक पहुंचता है। इसी लंबी और घुमावदार प्रक्रिया की वजह से वाक्य संरचनात्मक रूप से सबसे कमजोर खिलाड़ी माना जाता है। इसे बला-बला अधिकरण कहते हैं, यानी कौन बलवान है और कौन दुर्बल, इसका फैसला। और ये फैसला पूरी तरह इन्हीं कदमों की संख्या पर टिका है। श्रुति को मंजिल तक पहुंचने के लिए 0 कदम चलने पड़ते हैं, वो पहले से ही वहां है। लिंग को 1 कदम चलना पड़ता है और वाक्य को 2 कदम। मंजिल से दूरी जितनी कम होगी, प्रामाणिकता और पावर उतनी ही ज्यादा होगी। अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम खंड में, अंतिम सर्वोच्चता, जहां हम इस पूरे लॉजिक का निचोड़ देखेंगे। तो अगर हम इस पूरी व्यवस्था को एक साथ देखें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये संरचनात्मक दूरी ही तय करती है कि किसकी बात मानी जाएगी। 0 कदमों के साथ श्रुति सबसे ताकतवर और निर्विवाद विजेता है, और जैसे जैसे बीच के कदम बढ़ते जाते हैं, लिंग और वाक्य की शक्ति लगातार कमजोर पड़ती जाती है। इस पूरे लॉजिकल सिस्टम का क्लाइमैक्स होता है निराकांक्षत्वाद के सिद्धांत पर आकर। इसका मतलब है किसी भी तरह की आकांक्षा या गुंजाइश का न बचना। जब सबसे तेज नियम यानी श्रुति लागू हो जाती है तो वो उस पूरे अर्थ या संदर्भ को 100% भर देती है। इसके बाद किसी और धीमे या अनुमान वाले नियम के लिए कोई खाली जगह बचती ही नहीं है। खेल वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। अब जाते जाते जरा इस सवाल पर गहराई से विचार कीजिएगा। अगर प्राचीन काल में सत्य और प्रामाणिकता इस बात पर निर्भर करती थी कि व्याख्या अपने मूल स्रोत से कितनी दूर है, तो क्या आज की हमारी इस भागदौड़ भरी दुनिया में भी ऐसा नहीं है? आज हम जो भी जानकारी पढ़ते या सुनते हैं वह अपने मूल स्रोत से कितनी दूर आ चुकी है और बीच में कितने अनुमानों और फिल्टरों से गुजरी है, ये बात उस जानकारी की सच्चाई को कितना बदल देती है। सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।